सो बच्चे, कल हम बात कर रहे थे माइक्रोब्स के यूज के बारे में, जो कि उनका इंडस्ट्रियल यूज से रिलेटेड था। जिसमें से लास्ट टॉपिक, एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया था, दैट इज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में बात कर लेते। बाकी हमने ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बात की, उसके बाद कुछ केमिकल्स के बायोएक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में बात की। तो आज एंटीबायोटिक्स के बारे में जानते हैं। So anti means against. Biotic means life. तो बच्चे, antibiotics are those chemicals which are produced by microbes itself to kill other microbes. So these are chemicals released by microbes. Microbes से खुद रिलीज करते हैं to kill other microbe. ठीक है। तो बच्चे, इस तरीके से देखा जाए तो एंटीबायोटिक का टर्म जो है वो स्ट्रिक्टली इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है। बट इन केस ऑफ ह्यूमंस द टर्म रिप्रेजेंट्स प्रो लाइफ अरेंजमेंट। प्रो लाइफ यानी कि एक्टिविटी को सपोर्ट करने वाला, एक्टिविटी को, लाइफ को एनहांस करने वाला। क्योंकि ह्यूमंस के केस में एंटीबायोटिक्स ये वाली टर्म जो है वो जस्टिफाई करती है, क्योंकि अगर ह्यूमंस को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं वो उसकी इंटरनल माइक्रोबियल फ्लोरा को इफेक्ट करेगा, माइक्रोबियल अरेंजमेंट और टारगेट को इफेक्ट करेगा, अदर देन हार्मिंग ह्यूमंस। हाँ, अगर एंटीबायोटिक्स लेने का पैटर्न जो है वो खराब है या फिर एक्सेसिवली डोजेस लिए जा रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स हार्म करेगा, लाइक अदर केमिकल्स। अदरवाइज एंटीबायोटिक्स जो है वो टारगेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हार्म करता है। ठीक है। सो बच्चे, सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्कवरी की, तो एंटीबायोटिक्स जो है वो डिस्कवर किसने की? नाम से तो हम बहुत ज्यादा फेमिलियर है, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया है, वो भी एक्सीडेंटली। वो काम नहीं कर रहे थे एंटीबायोटिक्स पे या किसी केमिकल पे ही, वो बैक्टीरियल कल्चर्स पे काम कर रहे थे, दैट इज स्टेफिलोकोकाई, जिसको आइडेंटिफाई करने के दौरान, जिस पे काम करने के दौरान वो एक्सीडेंटली एंटीबायोटिक्स को उन्होंने ढूंढ लिया, डिस्कवर कर लिया। तो बच्चे, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है उन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है। एंड जैसे मैंने कहा, ही वाज वर्किंग ऑन अ बैक्टीरिया दैट इज स्टेफिलोकोकाई। ठीक है। तो बच्चे, मैं इधर ही मेंशन कर रही हूँ, ही वाज वर्किंग ऑन स्टेफिलोकोकाई स्टेफिलोकोकाई पे काम कर रहा था। और बच्चे, इस दौरान काम करने के दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया जो उनके वेस्ट कल्चर थे, जो उन्होंने छोड़ दिए, जो उनके काम के नहीं थे, जिन उनको उन्होंने प्रॉपर डिस्पोज नहीं किया, कल्चर्स को खराब किए और डिस्टर्ब किए बिना ही उन्होंने साइड कर रख दिया। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस्ड अ ग्रोथ ऑफ समथिंग, सम मोल्ड, जिसके अराउंड ही स्टेफिलोकोकाई ग्रो ही नहीं कर पा रहा था। ठीक है। तो बच्चे, he observed a growth in discarded plates, discarded culture medias, in discarded medias around which staphylococcus can't grow। उन्होंने देखा कि उस ग्रोथ के अराउंड स्टेफिलोकोकाई जो है वो ग्रो ही नहीं कर पा रहा। ठीक है। जैसे ये कल्चर प्लेट है,
कल्चर प्लेट पे हमने एगार डाल के मीडिया को सॉलिडिफाई कर दिया है, वहां हम बैक्टीरिया ग्रो करवा रहे थे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया जो है, लेट्स से यहाँ पे कोई मोल्ड ग्रो कर गया है, कुछ इरेगुलर फंगल ग्रोथ हो गया है, तो फंगल ग्रोथ के अराउंड जो बैक्टीरिया थे, जो स्टेफिलोकोकाई थे, वो इस प्लेट में प्रेजेंट थे। तो ये स्टेफिलोकोकाई जो है पर्टिकुलर जोन के बाहर जो थे वो ग्रो कर पा रहे थे, लेकिन इसके आसपास कोई भी स्टेफिलोकोकाई ग्रोथ जो है वो देखने को नहीं मिली, यानी कि बड़ा वाला जोन था जहां पे ग्रोथ हो ही नहीं रही थी। तो नो ग्रोथ ऑब्जर्व। उसके बाद उन्होंने चेक किया, फिगर आउट करने की कोशिश की कि ऐसा पॉसिबल कैसे है, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से स्टेफिलोकोकाई यानी कि एक बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है, जो एक हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है। तो बच्चे अल्टीमेटली इट वाज फाउंड टू बी a chemical further called पेनिसिलियम। इसके बाद पता चला कि ये कोई केमिकल है जिसे फर्दर पेनिसिलियम के नाम से जाना गया। तो पेनिसिलियम यानी कि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के नाम से जाना गया। तो इस पेनिसिलिन की अरेंजमेंट की वजह से बच्चे और स्प्रेडिंग की वजह से आसपास के जोन में ग्रोथ नहीं हो पा रहा, यानी कि ये एक ऐसा केमिकल था जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा था, सप्रेस कर रहा था, उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर रहा था, which was produced by an organism that is Penicillium notatum। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो पेनिसिलियम नोटेटम के नाम से फर्दर जाना गया। ठीक है, तो इस तरीके से फर्दर पहली डिस्कवरी हो गई, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्होंने पहली डिस्कवरी की पेनिसिलियम नोटेटम की और एक एंटीबायोटिक जिसे पेनिसिलिन कहा गया। ठीक है, तो बच्चे यही पेनिसिलिन जो है फर्दर वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज की गई। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज की गई, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नहीं था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे आइडेंटिफाई तो किया, लेकिन एज एन एंटीबायोटिक इसके यूज को एनहांस करने के लिए, इसको यूजेबल बनाने के लिए, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो अलग रिसर्चर्स ने काम किया, दैट इज अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरेट। उन दोनों ने काम किया इसके एंटीबायोटिक यूज को आइडेंटिफाई करके और फर्दर इसे आइसोलेट करके। हमने कहा है, हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। तो उसके एंटीबायोटिक यूज को आइडेंटिफाई करके उसे प्रॉपर फॉर्म में यूज करने के बारे में अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे ने बताया, और अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान वो यूज की गई। ठीक है, तो मुझे इसलिए अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे को नोबेल प्राइज भी दिया गया 1945 में। तो बच्चे the use of this antibiotic was determined by Ernest Chain and Howard Florey। हॉवर्ड फ्लोरे जिनको नोबेल प्राइज मिला है 1945 में। ठीक है, और बच्चे अल्टीमेटली दिस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक was used by Americans in World War II। तो ये है हमारे पास वो एंटीबायोटिक जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एफिशिएंटली यूज किया गया। ठीक है, तो ये है बच्चे हमारे पास इस पूरा एंटीबायोटिक्स का क्लास। वी हैव सम अदर एंटीबायोटिक्स जो कि बहुत ही ज्यादा यूज की जा रही है टाइम के साथ, और बहुत ज्यादा यूजेज जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हुआ है। तो बच्चे वो अदर एंटीबायोटिक्स मैं कुछ नाम लिख देती हूँ। वैसे हमारे पास पेनिसिलिन का ही
अकाउंट दिया गया है एनसीईआरटी में, बट एज अ रेफरेंस ये एंटीबायोटिक्स जो है हम लर्न करेंगे, क्योंकि ये एंटीबायोटिक जो है वो डेली बेसिस पे यूज की जाती है कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिजीज में, चाहे वो इन्फ्लेमेशन क्योर करनी हो या फिर कोई और बैक्टीरियल टारगेट। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारे पास है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत ही फेमिलियर एंटीबायोटिक है, बहुत सारे बैक्टीरियल टारगेट्स हैं इसके, ये वाइड स्प्रेड और एंटीबायोटिक है ये। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेवल पे यूज होती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस इसका फॉर्मेशन करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। ठीक है, इसका फॉर्मेशन करता है। उसके बाद सेकेंड है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन, ये हमने सुनी है बायोटेक्नोलॉजी में। तो टेट्रासाइक्लिन भी स्ट्रेप्टोमाइसिस बनाते हैं, उसकी डिफरेंट स्पीशीज दैट इज ऑरिफेशियंस। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेशियंस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेशियंस जो है वो बनाते हैं। एक और एंटीबायोटिक ले लेते हैं दैट इज एरिथ्रोमाइसिन, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस बनाता है। एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ये अगेन बना रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस, ERYTHREUS, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस। तो ये है हमारे पास कुछ और एंटीबायोटिक्स दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस, टेट्रासाइक्लिन बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेशियंस और एरिथ्रोमाइसिन बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस। ठीक है, तो ये तीन और एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज होती है अदर देन पेनिसिलिन। ठीक है, इनफैक्ट पेनिसिलिन हमने लास्ट चैप्टर में भी किया है ड्यूरिंग आवर स्टडी ऑफ दिस एलर्जिक रिस्पॉन्सेस, जिसमें हमने एनाफाइलैक्टिक शॉक के बारे में बात की थी। तो पेनिसिलिन जो है वो एलर्जिक रिस्पॉन्सेस भी कॉज करता है बॉडी में। ठीक है, हर किसी को सूट नहीं करता है हर एक एंटीबायोटिक, बहुत ही ध्यान से एंटीबायोटिक दिया जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम माइक्रोब्स के यूज की बात करेंगे इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट जो है उसमें बात करनी है हमें माइक्रोब्स के यूज की। ठीक है, तो बच्चे सीवेज क्या होता है? सीवेज इज अ वेस्ट फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया और ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस जो कि वाटर में ऐड होके और वाटर सोर्सेस में डायरेक्टली ऐड अगर हो जाए तो उसे कंटामिनेट कर सकता है बहुत ही सेवियरली, जो कि इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए भी सही नहीं है और ऑर्गेनिजम्स की हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। तो सीवेज इज वेस्ट फ्रॉम रेजिडेंशियल और ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस। वर्किंग कॉम्प्लेक्सेस और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, बट यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात नहीं करते, इसके थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो बच्चे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, वो ज्यादा टॉक्सिक रहता है, उसे क्लीनिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं। ठीक है, जो इनबिल्ट होती है मेनली। तो सीवेज ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, जो घरों से आने वाला वेस्ट होता है, ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहाँ पे सैनिटरी एरियाज होते हैं वहां से वेस्ट आ रहा है, पेपर वेस्ट है, अदर वेस्ट है जो कि ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस से आएगा, वो सारा कंबाइन करके सीवेज कहा जाता है। ठीक है, बट बच्चे दिस वेस्ट contains this waste contains organic waste, ऑर्गेनिक वेस्ट कंटेन करता है, और दूसरा अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकल वेस्ट जो है वो भी इसका हिस्सा रहता है। ठीक है, तो वेस्ट जो है, जो सीवेज है, इट कंटेन्स बायोलॉजिकल एज वेल एज ऑर्गेनिक वेस्ट।
ऑर्गेनिक वेस्ट जो है इट इज हाईली फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज और अदर माइक्रोब्स, ठीक है। तो बायोलॉजिकल वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी हम बात कर रहे हैं और अदर सैंपल्स जो कि ऑर्गेनिक का पार्ट बनाएंगे ऑर्गेनिक वेस्ट का, वो भी इंक्लूड कर रहा है। तो बच्चे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है, ऑर्गेनिक वेस्ट भी है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज्यादा फेवरेबल है, वो वहां पे रह के ग्रो करेंगे। तो बच्चे अगर बिना ट्रीटमेंट के ये बायोलॉजिकल वेस्ट और माइक्रोब्स को अगर हम डिस्पोज कर देते हैं वाटर सोर्स में, तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रह जाएगा। लाइक रिवर में हम क्या कर रहे हैं, रिवर में हम मैक्सिमम वेस्ट जो है वो डंप कर देते हैं, ये सोच के कि रिवर का वाटर तो आगे चला जाएगा। बट हम ये भूल जाते हैं कि रिवर जहां जहां से पास करेगी वो उन्हीं एरियाज को कंटेमिनेट करेगा, उन एरियाज को नुकसान करेगा। अभी भी अगर आप पूरा रिकॉर्ड देखोगे तो हमारे पास, हमारे सिर्फ अपनी कंट्री में वी हैव मच अफेक्टेड एरियाज जो कि कंटेमिनेटेड वाटर से इफेक्टेड है, जो जहाँ पे हैवी मेटल रीच करता है अभी भी, और जहाँ पे बायोलॉजिकल वेस्ट रीच करता है और उन्हें हार्म करता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास फ्रेश वाटर जो है वो बहुत कम है, सॉल्ट वाटर ज्यादा है, उसकी कंजप्शन ज्यादा हो रही है फ्रेश वाटर की, तो उसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और कंटामिनेशन से बचने के लिए वी नीड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीवेज। जो हम डंप कर रहे हैं, जो वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको डंप डायरेक्टली करने के बजाय क्यों ना उसे प्रोसेस किया जाए जिससे कोई बेनिफिट भी एक्वायर हो, ठीक है, कुछ बेनिफिट भी एक्वायर हो और बच्चे बदले में जो हमारे पास इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। तो बच्चे, सो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल वेस्ट, sewage treatment plants are set up टू क्लीन दिस पर्टिकुलर वेस्ट, जिसमें अलग अलग ट्रीटमेंट किए जाते हैं और अल्टीमेटली क्लीन वाटर को डंप कर दिया, रिलीज कर दिया जाता है वाटर सोर्सेस। तो बच्चे यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है ना, यहाँ पे 2 लेवल्स ऑफ ट्रीटमेंट्स रहते हैं जिसके बाद अल्टीमेटली क्लीनिंग होती है बेटा। तो 2 levels of treatments are there which includes the primary treatment and the secondary one। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट रहेगा और सेकेंडरी ट्रीटमेंट रहेगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है बच्चे, इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आ जाता है और प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन है, क्लीनिंग है, वो सेटलिंग है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है इट इंक्लूड्स फिल्ट्रेशन एंड सेटलिंग वेस्ट की सेटलिंग करवाई जाएगी, उसकी फिल्ट्रेशन करवाई जाती है। उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है इट इंक्लूड्स बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं डिटेल में। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा यानी कि माइक्रोब्स को यूज करके माइक्रोब्स को ही किल किया जाएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट को ही खत्म किया जाएगा, ठीक है। सो इसके बारे में बात करते हैं। अब बच्चे स्टेप्स लेते हैं, एक एक करके स्टेप्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की, ठीक है। सो बच्चे सबसे पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है हमने कहा उसमें फिल्ट्रेशन हो रही है और सेटलिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए सबसे पहले लेवल पे जाना पड़ेगा। जब आपके हाउस होल्ड से या फिर आपके आसपास ड्रेनेज सिस्टम आप देख लो, वहां से ही अगर अब कोई कंटामिनेटेड वाटर सोर्स निकल रहा है तो उसमें क्या क्या होगा। डेफिनेटली उसमें हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर, ठीक है। उसके बाद यूरिन सैंपल में ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स रहते हैं तो वो पास होगा, और कहीं ना कहीं हम किचन वेस्ट जो है वो भी उसमें डंप कर लेते हैं, है ना।
कुछ ना कुछ हिस्सा वो भी जाता है, जो वेस्ट फूड होता है हम वो ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू चला जाएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट वो भी आ गया। उसके अलावा कई बार पॉलिथीन जो है हम रास्ते में खा रहे हैं, कुछ ड्रेन्स में फेंक दिया, कुछ ऐसे चला गया, उड़कर चला गया, ठीक है, अलग अलग तरीके से ड्रेनेज सिस्टम में वो पहुंच गया। बॉटल्स होंगी, प्लास्टिक बॉटल्स होंगी, तो वो सारी चीजें जो है वो उस सीवेज का हिस्सा है, तो वो पहुंचेगी प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए। वो सारे फ्लोटिंग वेस्ट है, वो फ्लोट कर रहे होंगे, लाइक पॉलीथिन्स है, बॉटल्स है, रैपर्स है, तो वो सारे फ्लोट कर रहे होंगे वाटर में। सबसे पहला स्टेप यही होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान कि उसे ही फिल्टर किया जाए, उसे रिमूव किया जाए। तो बच्चे द फर्स्ट स्टेप, मैं स्टेप्स लिख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में जानते हैं कि फिल्ट्रेशन और सेटलिंग हो रहा है। तो स्टेप्स में पहला स्टेप अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, तो कि रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग वेस्ट। फ्लोटिंग वेस्ट यूजिंग ग्रिट एंड सीव्स, ग्रिट्स एंड सीव, ग्रिड और सीव यूज करके। लेट्स टॉक अबाउट लाइक दिस स्ट्रक्चर। सीव का तो आपको पता है बिल्कुल मेश वर्क होगा, मेश वर्क यूज किया जा सकता है। अदरवाइज वी हैव दिस पर्टिकुलर बैरियर लाइक स्ट्रक्चर्स। ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे पैसेजेस होंगे बीच में से, छोटे छोटे पैसेजेस होते हैं जिसमें से वाटर तो निकल जाता है, लेकिन जो बड़ा बड़ा फ्लोटिंग वेस्ट होता है ना वो बाहर ही पीछे ही रह जाएगा, वो नीचे की तरफ नहीं आएगा, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि पीछे से वाटर आ रहा है जिसमें ये सारा फ्लोटिंग वेस्ट होगा, वो सारा पार्ट जो फ्लोट कर रहा है, जो यूजफुल नहीं होगा ऑब्वियसली वाटर में, तो बच्चे वो सारा सेपरेट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से पहला प्रोसेस जो है वो हो गया, ठीक है। यानी कि ग्रिड्स और सीव यूज करके हमने लार्ज जो पार्टिकल्स है, लार्ज जो वेस्ट है मेनली वो निकाल दिया, ठीक है। वो बड़े बड़े वेस्ट है पॉलिथीन वगैरह जो है, ठीक है। तो हमने फ्लोटिंग डेब्रीज जो है वो रिमूव कर दी बेटा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है, सेकेंड स्टेप आता है जिसपे क्या की जाती है, फर्दर फिल्ट्रेशन की जाती है, ठीक है। फर्दर फिल्ट्रेशन यूजिंग सीव, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, इट्स अ पार्ट ऑफ फिल्ट्रेशन। मैं आगे लिख रही हूँ क्योंकि फिल्ट्रेशन जो होती है ना बच्चे प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान, वो एक स्टेप में नहीं होती, वो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होती है। तो अभी लार्ज पार्टिकल्स को निकाल दिया गया ना, यानी कि फ्लोटिंग डेब्रीज को, फ्लोटिंग वेस्ट को निकाल दिया गया, तो सेकेंड स्टेप में क्या किया जाएगा, फर्दर और मेश वर्क यूज किया जाता है। तो बच्चे फर्दर filtration is done to remove more particles, ठीक है। और पार्टिकल्स को निकालने के लिए फर्दर फिल्ट्रेशन की जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जा रहा है इस स्टेप में, और बच्चे हम सिर्फ एक टैंक या एक बैरियर दिखा रहे हैं, बट नॉर्मली सिर्फ टैंक से, छोटे छोटे टैंक से बैरियर्स नहीं होते, ये बहुत ही स्मार्टली डिजाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो प्रॉपर इंजीनियरिंग टेक्निक्स को यूज करके इनमें एलिवेशंस और डिप्रेशंस क्रिएट किए जाते हैं, वाटर का फ्लो क्रिएट किया जाता है, ताकि अकॉर्डिंगली वहां पे सेटलिंग भी हो और तरीके से फिल्ट्रेशन। तो बच्चे इसमें क्या किया जाता है, ऊपर मेशवर्क लगाया जाता है, ठीक है। तो मेशवर्क जो होगा उससे चीजें पास होंगी, जो चीजें साइज में बड़ी है इस मेशवर्क से, इसके पोर्स से, तो बच्चे वो ऊपर रह जाएंगे, जो छोटे छोटे होंगे वो पार्टिकल्स वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। सो बड़े बड़े पार्टिकल्स जो है वो ऊपर की तरफ रह जाए, तो लार्जर पार्टिकल्स रिमेन्स एट अपर साइड, ठीक है। और उसके बाद नीचे जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ वाटर जो है वो नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे हमारे पास और फिल्ट्रेशन। तो फर्दर यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है फिल्ट्रेशन का पूरा हो गया। तो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ जो टर्म्स इंपॉर्टेंट है,
तो फिल्ट्रेशन, तो हमने सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के बारे में बात की, जिसमें से बड़े बड़े पार्ट्स और छोटे फर्दर पार्टिकल्स जो है वो रिमूव किए गए यूजिंग फिल्ट्रेशन। ठीक है, लेकिन बच्चे अब फर्दर फिल्ट्रेशन का कोई रोल नहीं होता। अब क्या किया जाता है, थर्ड स्टेप में सेडिमेंटेशन करवाया जाता है, यानी कि सेटलिंग करवाई जाती है। ठीक है, तो बच्चे अब सेटलिंग करवाई जा रही है, तो सेटलिंग के लिए प्रॉपर वाटर फ्लो होना चाहिए, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए टैंक का। तो टैंक जो है वो अलग से किया जाता है। तो हमारे पास क्या है, जितना भी वाटर अब यहाँ से आया उसको कनेक्टिविटी दी जाती है नेक्स्ट टैंक के लिए, यानी कि सेटलिंग टैंक की तरफ, तो और ग्रिड टैंक की तरफ पहले। ठीक है, उसके बाद वहां पे उसकी सेटलिंग करवाई जाती है कुछ पर्टिकुलर एफ्लुएंस की। ठीक है, तो बच्चे सेटलिंग टैंक, पहले मैं आपको ग्रिड के बारे में बता देती हूँ। तो बच्चे सेटलिंग ऑफ ग्रिड, ग्रिड चैम्बर का अलग से नाम नहीं लिखा गया है इस चैप्टर में। ठीक है, सेटलिंग ऑफ ग्रिड यानी कि स्मॉल पेबल्स एंड सैंड, small pebbles and sand in grit chamber। ठीक है, इसको अलग से कर लेंगे। तो मतलब सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के बाद क्या हुआ, जैसे हमारे पास एक चैम्बर से होते हुए फिल्ट्रेशन हुई है, यानी कि वहां पे बैरियर था, वहां से फिल्ट्रेशन हो गई, और अल्टीमेटली वहां से सीव लगी थी, वहां पे फिल्ट्रेशन हो गई। ठीक है, और यहाँ पे वाटर को कनेक्टिविटी दी जाती है नेक्स्ट चैम्बर की तरफ, जहां पे वाटर धीरे धीरे फ्लो करता है। ठीक है, वाटर धीरे धीरे फ्लो करेगा, और धीरे धीरे फ्लो करने के दौरान जो सैंड पार्टिकल होंगे, जो छोटे छोटे पेबल्स होंगे, वो सेटल कर जाएंगे, जिसे आप ग्रिड कहते हो। ठीक है, तो बच्चे अब क्या करवाएगी, सेटलिंग करवाई गई और सेडिमेंटेशन करवाई गई ग्रिड की। तो ग्रिड जो है वो सेटल हो गया। और फर्दर फोर्थ स्टेप में क्या किया जाता है, द एफ्लुएंट, एफ्लुएंट यानी कि ग्रिड की सेटलिंग के बाद जो वाटर बच गया उसे एफ्लुएंट कहा जा रहा है। तो एफ्लुएंट जो है इट इज पास्ड टू नेक्स्ट चैम्बर, ग्रिड चैम्बर से सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक अब डिफरेंट से टैंक है जहां पे अगेन वाटर के फ्लो को बहुत कम रखा जाता है, तो सेटलिंग टैंक में पास करवाया जाता है फॉर फर्दर सेडिमेंटेशन ऑफ स्लज। मतलब फर्दर और सेडिमेंटेशन हुई। दो स्टेप हमने फिल्ट्रेशन के लिखे और दो स्टेप जो है वो सेडिमेंटेशन के। तो स्लज की सेडिमेंटेशन के लिए which is further known as प्राइमरी स्लज, प्राइमरी प्रोसेस के दौरान बना है इसलिए प्राइमरी स्लज। तो बच्चे क्या होगा, अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हमारे पास वाटर को मूव करवाया जाता है एक नेक्स्ट चैम्बर में, यानी कि सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में वाटर के फ्लो को बहुत ही रेगुलेटेड रखा जाता है बच्चे, तरीके से बहुत ही फ्लो कंट्रोल में होता है, अगेन प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ कि वाटर का फ्लो कितना होना चाहिए। तो बच्चे क्या होता है, फ्लो के दौरान जो वाटर मूव कर रहा है ना, ये वाटर है, तो वाटर में ना दो चीजें होती हैं। एक तो जो लिपिड वगैरह पार्ट होगा ना, वो ऊपर इकट्ठा हो जाता है जिसे आप स्कम कहते हो, तो स्कम को फिजिकली रिमूव किया जाता है यूजिंग फॉर द नेट्स और अदर इक्विपमेंट्स। तो स्कम लिपिड वगैरह लाइट होता है तो वो ऊपर आ जाता है पानी के, तो स्कम को इकट्ठा कर दिया जाता है, उसको अलग से रिमूव किया जाएगा। और बाकी जो नीचे रिमेनिंग हमारे पास फीकल मैटर है और अदर ऑर्गेनिक मैटर जो बच जाता है वो नीचे सेटल हो जाएगा, इसे प्राइमरी स्लज कहा जाता है बच्चे। ठीक है, प्राइमरी स्लज जिसमें अदर ऑर्गेनिक वेस्ट जो हैवी होते हैं ना, वो यहाँ पे सेटल कर जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये हो गया हमारे पास अभी प्रोसेस, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे वाटर जो है ना वो देखने में थोड़ा सा गंदा सा होगा, मैसी सा होगा, लेकिन जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वो वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, बट बाकी जो हैवी हैवी पार्ट होगा ना, जो नियरली डिसॉल्व नहीं हुआ है वाटर में, जो वाटर की क्वालिटी को जो खराब कर सकता था फर्दर और, तो बच्चे उसे रिमूव कर दिया गया। यानी कि बॉटल्स, रैपर्स, पॉलीथीन यहाँ पे निकल गए,
सीवर ग्रिड्स की हेल्प से। उसके बाद लार्जर पार्टिकल्स जो थे, इट्स आइदर स्टोन और लार्ज पेबल्स और अदर हैवी पार्टिकल्स, वो मेशवर्क के हेल्प से सेपरेट कर दिए गए और उसके बाद उसको एक ग्रिड चैम्बर में भेज दिया गया, जहाँ पे ग्रिड की यानी कि पेबल्स की और सैंड की सेटलिंग करवाई गई और उसके बाद फर्दर आगे भेजा गया सेटलिंग टैंक में। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर रहे हैं, सेटलिंग टैंक में फॉर फर्दर सेडिमेंटेशन। तो मुझे सेडिमेंटेशन के लिए सेटलिंग टैंक में भेजा गया, यानी कि जहाँ पे अनडिजोल्व पार्टिकल्स जो है लाइक फीकल मैटर और अदर ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, जो जिसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो सारे अब सेटल कर जाएंगे। वाटर के फ्लो को रेगुलेटेड रहना रखना पड़ता है ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन, बहुत ही कम स्पीड होनी चाहिए वाटर की ताकि सेटलिंग में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट कंप्लीट। अब वाटर जो है उसमें सब कुछ जो प्रेजेंट रहेगा वो डिजोल्व प्रेजेंट रहेगा, डिजोल्व पार्ट्स होंगे बेटा। ठीक है, तो डिजोल्व पार्ट्स में ऑर्गेनिक वेस्ट है और वो जो बहुत सारे बैक्टीरियाज और अदर फंगल ग्रोथ जो है वो वाटर में हो रही है। लेकिन अब हम उसी ग्रोथ को प्रमोट करवा के, इस फंगल ग्रोथ को और माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रमोट करवा के ही वाटर की क्लीनिंग करवाने वाले, जिसे नेक्स्ट ट्रीटमेंट यानी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाएगा। अब इसमें हम कोई भी फिजिकल एड यूज नहीं करेंगे अदर देन एयरेशन स्ट्रक्चर्स, और हमारे पास मोटर्स यूज होंगी। ठीक है, एजिटेटर्स यूज होंगे। उसके अलावा हम कोई बाहर से एनर्जी सोर्स यूज नहीं कर रहे, खुद से क्लीनिंग के लिए तो एटलीस्ट। अब हम बायोलॉजिकल सिस्टम पे ही रिलाई करेंगे जो ये वेस्ट लेकर आया है। इस वेस्ट के ही माइक्रोब्स को उनके अगेंस्ट यूज किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू करें। चलो तो फटाफट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप अपना, यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है बच्चे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, अभी हमने बात किया इसके बारे में। तो बच्चे अब जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, अब हम वहां पे जा रहे हैं, वहां से जो एफलुएंट बच गया सम हमने निकाल दिया, प्राइमरी स्लज सेटल हो गया है। प्राइमरी स्लज को भी बेटा डिस्पोज करना होगा। ठीक है, लेकिन हम इसको एक बहुत ही एफिशिएंट वे में यूज करते हैं बच्चे। ठीक है, कैसे, वो आगे बात करते हैं। इसमें से जो प्राइमरी स्लज है वो कहा जाएगा। तो एफ्लुएंट जो है अब इससे आगे लिया जाएगा, हमें सिर्फ वाटर चाहिए जिसमें अभी डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट है एंड माइक्रोब्स है। तो अब हम उनको एक डिफरेंट टैंक में लेके जाएंगे। ठीक है, तो फिफ्थ प्राइमरी एफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक है जहाँ पे पहली बार सेटलिंग करवाई गई है ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी एफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग टैंक इस पास्ड टू एयरेशन टैंक, यानी कि अब एक डिफरेंट टैंक आ गया, दैट इज एयरेशन टैंक। ठीक है, अब इस एयरेशन टैंक में होता क्या है, एयरेशन टैंक में ऑक्सीजन with large supply of air is supplied to promote bacterial and fungal growth। अब बच्चे जो हमारे पास इस वेस्ट में से माइक्रोब और फंगस आए हैं उसी को ग्रो करवाना है फर्दर, मतलब जिस चीज से हम बच रहे हैं उसी की ग्रोथ करवानी पड़ेगी। टू फॉर्म फ्लॉक्स, फ्लॉक्स यानी कि मेशवर्क। तो बच्चे क्या करेंगे, बैक्टीरिया और फंगल स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि पूरा स्प्रेड हो जाता है, माइसीलियम बना लेगा। ठीक है, हाइफे ग्रो कर करके माइसीलियम क्रिएट कर देगा। तो बच्चे वो फ्लॉक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं, बहुत ही ज्यादा हैवी मासिस होते हैं, जिसमें फंगल मेशवर्क के साथ यानी कि फंगल हाइफे के साथ जो माइसीलियम बना रहा है उसके साथ साथ बैक्टीरिया इसके ऊपर ग्रो करता है, मतलब जिसकी वजह से ना एक बहुत ही ज्यादा पोरस मेशवर्क जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से मेशवर्क। लेकिन बच्चे ये मेशवर्क हम फिल्ट्रेशन के लिए यूज नहीं करते, तो क्या किया जाता है, एक अरेंजमेंट बता रही हूँ। इसमें क्या है, एक टैंक है, टैंक लिया जाता है
इसके नीचे लगा होता है, यहाँ पे जैसे लेट्स से यहाँ पे मोटर लगी है, यहाँ पे ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स जो है बिल्कुल जैसे स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में ब्लेड्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे आप ब्लेड्स देख सकते हो। तो इन्हें एजिटेटर्स कहा जाता है। एजिटेटर्स होते हैं क्योंकि ये जो फ्लॉक्स है ना बेटा, ये बहुत ही ज्यादा हैवी हो गए, डेंस हो गए, तो ये सेटल जो है वो हमें नहीं करने, ठीक है, अभी अभी तो नहीं करने, लेटर ऑन चाहिए इसकी सेटलिंग। और साथ ही साथ में बच्चे इसमें क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो इस टैंक के साथ एसोसिएटेड रहेगा, जो कि स्प्रे कर रहा होता है कंटिन्यूसली एयर को। तो बच्चे दिस इज फॉर एयरेशन। एयरेशन क्यों चाहिए, एयर क्यों चाहिए, ताकि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो इस एफ्लुएंट में ग्रो कर सके। तो एफ्लुएंट में बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए एयरेशन तो चाहिए ना। अब एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो बच्चे एयरेशन इज डन to promote growth of aerobic bacteria along with fungus. तो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। और बच्चे ये एरोबिक बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है बच्चे, ठीक है, नेचर में हेट्रोट्रॉफिक रहेंगे और बच्चे इसी स्लज में प्रेजेंट रहते हैं, इसी एफ्लुएंट से आए हैं ये, स्टार्टिंग में सीवेज के साथ ही। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफिक होगा या हेट्रोट्रॉफिक, तो स्ट्रिक्टली हेट्रोट्रॉफिक, उनकी ग्रोथ की करवाई जाती है। एंड सेकेंडली उनको अलग से ऐड नहीं किया जाता, ये वही बैक्टीरिया है जो सीवेज के साथ आए, उन्हीं की ग्रोथ करवाई जाती है, ठीक है। तो हम एडिशनल इनोकुलम भी डालते हैं ताकि ग्रोथ फास्ट हो जाए, अदरवाइज ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। अब क्या होगा, एयरेशन करवाई और हम ग्रोथ करवा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा सिंपैथी हो गई है कि बैक्टीरिया को हम मारने जा रहे हैं, क्यों ऐसा करें, ग्रोथ ही करवा देते हैं इनकी, वैसा कुछ नहीं है, सिंपैथी विम्पैथी कुछ नहीं है। हम एक स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑफ बीओडी। बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसमें क्या होता है, जब बैक्टीरिया ग्रो करता है ना, ग्रो करने के लिए उसको फूड चाहिए। एरोबिक बैक्टीरिया जब फूड खाएगा, फूड को रेस्पायर करने के लिए उसे ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना, ऑक्सीजन यूज करके रेस्पायर कर रहा है और उस ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज कर रहा है अपनी ग्रोथ के लिए। तो बैक्टीरिया तो ग्रो होता जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक वेस्ट वो यूज करता जाएगा वाटर, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट लेटर के लिए रह गया और हम इसको रिवर में डिस्चार्ज कर दिया, तो वहां के बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो वो चीज हम नहीं चाहते। और ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं कि बैक्टीरिया को बोलो कि तुम ऑर्गेनिक वेस्ट पूरा का पूरा खाओ, अच्छे से रिप्रोड्यूस करो, अच्छे से ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन करो और अपनी प्रोजेनी बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ और यूज करते जाओ। और जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उतना ज्यादा ही बैक्टीरिया ग्रो करेंगे बाय यूजिंग मच एंड मच ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, मतलब उतना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट था। तो बच्चे इसीलिए ऑक्सीजन की कितनी यूटिलाइजेशन हो रही है और ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है बाय बैक्टीरिया इन ए पर्टिकुलर कंटामिनेटेड सोर्स, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द पोल्यूटेड कंटेंट। पोल्यूशन को डिटरमाइन करने में हेल्प कर देता हमारी, क्योंकि अगर वाटर पूरा क्लीन होगा, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट ही नहीं होगा, तो बैक्टीरिया को कितनी भी एयर दे दो, उसके पास उसको रेस्पायर करने के लिए कुछ है ही नहीं, वो खाएगा क्या और ग्रो कैसे करेगा। पर इस केस में उसके पास मच ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो एयर को यूज करके, ऑक्सीजन को यूज करके वो रेस्पायर करके ऑर्गेनिक वेस्ट यूज कर रहा है और रिप्रोड्यूस कर रहा है। रिप्रोड्यूस करने के बाद उसने बहुत बड़ी प्रोजेनी बना ली, पर बदले में वो हर स्टेप में डबल हो रहा है। अगर हम इकोलाई की बात करें, इकोलाई मेन वेस्ट में मेन ऑर्गेनिज्म रहता है, एंड आफ्टर 20 मिनट्स वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और इस तरीके से हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो हाई रेट पे यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रिड्यूसिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जब कम हो गया, डिमांड कब कम होगी, जब ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा।
जब वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, बैक्टीरिया के पास ऑक्सीजन की जरूरत ही कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि खाना खत्म हो गया है, अब उसके पास रेस्पायर करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मतलब पोल्यूशन खत्म हो रहा है हमारे पास, वेस्ट खत्म हो रहा है। यही चीज हम चाह रहे थे। तो फ्लॉक्स को ग्रो करने का मतलब सिर्फ यही था कि वो फ्लॉक्स जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए उस ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज कर। बैक्टीरिया को निकाला जा सकता है, ऑर्गेनिक वेस्ट का हमारे उसको डाइजेस्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए हमारे पास कोई और तरीका नहीं, तो हमने ऐसा तरीका यूज किया। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई। जैसे जैसे ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होती जाती है और सेफ जोन में आ जाती है, सेफ रेंज में आ जाती है, तो मतलब हमारा वाटर जो है वो क्लीन हो गया। अब बच्चे हम उसे आगे फर्दर जो है वो डिस्चार्ज कर सकते हैं वाटर को, क्योंकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमें पोल्यूशन का रिकॉर्ड दे रही है। तो उसने अब सेफ रेंज में आके ये बता दिया कि ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है ज्यादा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट ही नहीं बचा। बैक्टीरिया खाएगा कैसे, अब ग्रो कैसे करेगा? ठीक है। तो बच्चे अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के कम हो जाने के बाद अब हम इस वाटर को ना डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है। सो आफ्टर रिडक्शन ऑफ बीओडी, बीओडी के बारे में हम काफी कुछ बात करने वाले हैं आगे भी। तो रिडक्शन ऑफ बीओडी, वाटर इज रिलीज्ड टू वाटर सोर्सेस। वाटर सोर्सेस में अब हम बिना डर के इसे रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि अब पोल्यूटेंट जो है वो कम हो गया है। ठीक है। लेकिन आफ्टर सेटलिंग ऑफ फ्लॉक्स, आफ्टर सेटलिंग ऑफ फ्लॉक्स इन सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, तो बच्चे अब हम क्या करेंगे, सेटलिंग टैंक में, एक डिफरेंट सेटलिंग टैंक में इस वाटर को लेकर जाएंगे 6 स्टेप में। अब यहाँ पे क्या हो गया, वाटर क्लीन हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म हो गया, लेकिन बैक्टीरिया से भी इसको बचाना है ना। हम बैक्टीरिया और फ्लॉक्स के साथ इसको वाटर में रिलीज नहीं कर सकते। अब हम इसको दूसरे टैंक में रिलीज पास कर देते हैं इस वाटर को। ठीक है। एजिटेटर है यहाँ पे, अभी फ्लॉक्स सेटल नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट टैंक में भेज दिया जाता है मोस्टली केसेस में। वहां पे वाटर को ना ठहराया जाता है, एजिटेशन रोक दी जाती है, और एयरेशन भी नहीं है वहां पे। तो फ्लॉक्स बीइंग डेंस वो बिल्कुल नीचे सेटल होना शुरू हो जाता है, वो बिल्कुल पूरा सेटल हो जाता है। उस माइसीलियम में बैक्टीरिया ट्रैप है, होल्ड है, तो बैक्टीरिया भी सेटल हो जाएगा। ठीक है। और वाटर को हम रिलीज कर दें। ठीक है। अब बचे जो फ्लॉक्स सेटल हो गया, जो हमारे पास सेकेंडरी स्लज बन गया, तो बच्चे the flocks in secondary settling tank is called as secondary sludge। वो secondary sludge बन गया। ठीक है। अब इसको भी तो हम ऐसे तो नहीं रिलीज कर सकते। ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, इस सेकेंडरी स्लज को हम आगे भेज देते हैं। ठीक है। सेकेंडरी स्लज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज। इसको एक्टिवेटेड स्लज भी कहा जाता है। तो बच्चे एक्टिवेटेड स्लज जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती है। इसमें क्या होगा, फर्दर और ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने की टेंडेंसी होती है, इन्फेक्शन कॉज करने की टेंडेंसी होती है। तो बच्चे अब इसको तो हम ऐसे रिलीज नहीं कर सकते, कहीं पे भी रिलीज होगा तो वहां पे दिक्कत कॉज करेगा। तो बच्चे 7 स्टेप में हम क्या करेंगे, दिस एक्टिवेटेड स्लज इज पास थ्रू अ नेक्स्ट चैम्बर। तो इस एक्टिवेटेड स्लज को, वाटर को तो अब यहाँ से रिलीज कर देंगे। ठीक है। ये वाटर गया, फ्लॉक्स को सेटल करवाया, वाटर को रिलीज कर दिया। तो अभी एक्टिवेटेड स्लज जो है, तो इसका स्मॉल पोर्शन इज यूज्ड एज इनोकुलम। जैसे कर्ड के लिए हम इनोकुलम बैक्टीरिया का ले रहे थे ना, कर्ड से कर्ड बन रहा है। तो बच्चे कई बार क्या होता है कि बाहर से जो वाटर सोर्स आ रहा है उसमें हमारे पास डायरेक्ट ग्रोथ जो है वो प्रमोट नहीं हो पाती, तो हम पहले से ही कुछ इनोकुलम डाल के रखते हैं ताकि एरेशन टैंक में फ्लॉक्स बनने में दिक्कत ना हो। तो इन एरेशन टैंक में हम कई बार थोड़ा सा पोर्शन जो है वो इनोकुलम की तरह यूज कर लेते हैं, एंड रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग एक्टिवेटेड स्लज होगी ना, इस सेंट
टू एनारोबिक डाइजेस्टर, वो एनारोबिक डाइजेस्टर में सेंड कर दिया जाता है। यानी कि अब ये जो सेटल हो गया था फ्लॉक्स, थोड़ा सा तो हमने वापस से इधर दे दिया, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट एनोकुलम की तरह, बाकी जो है एनारोबिक डाइजेस्टर में डाल दिया। तो बच्चे 8th स्टेप में एनारोबिक डाइजेस्टर हैज एनारोबिक बैक्टीरिया, वहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया को प्रमोट करवाया जाता है, which kills aerobic bacteria and fungus, एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस को किल कर देते हैं, विच इज फर्दर डिस्चार्ज सेफली, जिसको फर्दर डिस्चार्ज कर दिया जाता है सेफ सॉइल एरियाज में और सेफ डंपिंग जोन्स डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है। लेकिन बच्चे हमारे पास जब बैक्टीरिया डाइजेशन कर रहे होते हैं ना इस दौरान, तो बहुत सारी गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो दिस स्टेप प्रोड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4। तो बच्चे मीथेन जो है वो मेन इसमें गैस है जो कि प्रोड्यूस होती है, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। प्रोडक्शन जो है वो होगा विच इज यूज्ड एज बायोगैस, उसको बायोगैस की तरह यूज कर दिया जाता है। तो मतलब इस एनारोबिक डाइजेस्टर में बायोगैस की प्रोडक्शन होती है। बाकी आपने देखा था जो फर्स्ट केस में हमने जब सेटलिंग करवाई थी, तो फीकल मैटर और अदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो फर्दर सेटल भी हुआ था ग्रिड के बाद। उसके केस में जितना भी वेस्ट वहां से मिलता है ना, जो ऑर्गेनिक सेटल्ड वेस्ट है, उसे मैन्योर की तरह यूज किया जाता है, उसको मैन्योर बनाने के लिए उसकी कंपोस्टिंग की जाती है बेटा। तो कंपोस्टिंग के बाद उसे मैन्योर की तरह फर्दर यूज कर लिया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास क्लीनिंग भी हो जाती है, बायोगैस से मिल जाती है, और फर्दर हमारे पास मैन्योर जो है वो भी बन जाता है, ठीक है।